हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। इसमें अपने अभी तक क्या पढ़ा है, ओवरव्यू यानी इसका अपने परिचय देखा है। अभी इस लेसन में हमने क्या पढ़ना है, जैसे मैंने आपको बताया था 5-6 पॉइंट है, वो उसमें अपने डिस्कस करेंगे। व्हाट इज डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र क्या है। इसमें पिछला जो लेसन था उसके कुछ एग्जाम्पल्स थे, उनके बारे में अपने पढ़ा। वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, ये अपने डेमोक्रेसी है उसको, उसकी परिभाषा है, उसकी ज़रूरत क्यों है, उसकी परिभाषा क्या हो सकती है, या उसकी अपने को ज़रूरत क्यों पड़ी। इसमें अपने देखा था क्लास के अंदर डिस्कशन हो रहा था मैडम और बच्चों के साथ में। इसमें अपने एक लिंगदो मैडम, इसके बारे में पढ़ा, और एक इसमें अपने पढ़ा था योलंदा मैडम। इन दोनों की जो डेफिनेशन आई थी इसमें, जैसे योलंदा ने बोला था ये अपने को इसकी परिभाषा की ज़रूरत क्या है, जबकि अपने पहले ही पढ़ चुकी हूँ मैं कहीं पर भी। जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया से बना है, और डेमोक्रेशिया वर्ड है वो ग्रीक भाषा के दो वर्ड डेमोस और क्रेशिया से बना है। डेमोस का अर्थ पीपल और क्रेशिया का अर्थ क्या है, रूल। तो इससे इस प्रकार से डेमोक्रेसी अर्थ है क्या, रूल बाय द पीपल, लोगों द्वारा शासन। यही डेमोक्रेसी की परिभाषा, सिंपल डेफिनेशन। जो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इस प्रकार से क्या है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें लोगों शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन थी इसकी, इसको अपने स्टडी कर चुके हैं। फिर अपने शुरू किया था फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की विशेषताएं क्या क्या है उसके बारे में अपने पढ़ रहे थे। इसमें अपने सामने 4 बातें आई थी भी। उसकी लोकतंत्र है एक शासन का रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। तो अपने सामने कई सवाल खड़े हुए थे कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें शासक चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, क्या वो एक डेमोक्रेटिक हो सकता है, इलेक्शन के द्वारा चुना जाए वो डेमोक्रेसी हो सकता है, या किन अधिकारियों को चुना जाना चाहिए, और कौन से अधिकारी वे हैं जो लोकतंत्र में बिना चुने हुए फैसले ले सकते हैं, या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में चुनाव किस प्रकार से होते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव को अगर अपने डेमोक्रेटिक बोलेंगे इलेक्शन को, तो उसके लिए कौन सी शर्तें जिनको पूरा करना जरूरी है, कौन से लोग हैं जो शासकों को चुनेंगे, क्या इसमें कुछ नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित भी किया जा सकता है, या सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे। इस प्रकार से अपने सामने 4 क्वेश्चंस उभर करके आए थे। तो अब इन्हीं चारों क्वेश्चंस को अपने कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे। मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, जो अपने निर्वाचित इलेक्टेड लीडर्स हैं उनके द्वारा कुछ प्रमुख फैसले, उनके बारे में अपने डिस्कस कर रहे हैं। इन पाकिस्तान के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999। देखो जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट है उसकी अगुवाई करती, यानी वहाँ पर मिलिट्री का शासन आ गया, रूल जो मिलिट्री का आ गया। ही ऑथराउ ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। इसने क्या किया कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जो लोगों द्वारा चुनी गई थी, उसको वहाँ से हटा दिया और खुद जो है वो खुद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी घोषित कर दिया उसने खुद को। पाकिस्तान का जो मुख्य चीफ एग्जीक्यूटिव होगा वो कौन होगा, जनरल परवेज मुशर्रफ होगा। लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट एंड इन 2002 हेल्ड ए रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम ए 5-year एक्सटेंशन। फिर इसने अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया, यानी उसकी डेजिग्नेशन थी, उसका पद था, उसने प्रेसिडेंट बना दिया 2002 के अंदर। और जनमत संग्रह करा के, यानी अब इसने क्या किया, चुनाव करवा दिए। रेफरेंडम ए कंट्री दैट ग्रांटेड हिम ए 5-year एक्सटेंशन।
तो जनमत संग्रह करवा के अपना कार्यकाल है वो, इसका जो टाइम पीरियड था उसको 5 साल तक के लिए एक्सटेंड कर लिया है। नहीं, 5 साल तक इसने अपना कार्यकाल बढ़ा लिया। पाकिस्तानी मीडिया है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है एंड डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट्स है सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन मल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, पाकिस्तानी जो मीडिया था या जो मानवाधिकार संगठन थे और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले जो लोग थे, उन्होंने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह क्या है, एक फ्रॉड है, धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई है। ठीक है, बड़े पैमाने पर इसमें धोखाधड़ी हुई है। इन अगस्त 2002 he issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. According to this order, the President can dismiss the National and Provisional Assemblies. फिर क्या हुआ, अगस्त 2002 के अंदर इन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किया, जिसके जरिए क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था पाकिस्तान का, उसको ही बदल डाला इन्होंने। पाकिस्तान का संविधान है उसको इन्होंने बदल डाला। अब जो ये इन्होंने फ्रेमवर्क जारी किया, दिस वर्क फॉर द सिविलियन कैबिनेट इज supervised by a national security council which is dominated by the military officer। अब इसके अंदर क्या किया इन्होंने, नए संविधान के अंदर राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। ठीक है, और जो मंत्रिपरिषद का कामकाज है उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहेगी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इसकी निगरानी रहेगी। और इसके जो अधिकारी होंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसके ज़्यादातर जो अधिकारी होंगे वो कहाँ से होंगे, मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे, यानी मिलिट्री से ही वो अधिकारी आएंगे। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, ये लॉ जैसे ही पास हुआ उसके बाद में ये कंडीशंस लागू हो गई। Election were held to the National and Provisional Assembly, so Pakistan has had elected representatives have some powers, but the final power rests with military officers and General Musharraf himself। अब देखो ये होने के बाद भी मान लो एक इन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया, उसके अनुसार सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति ने ले ली, जो नेशनल असेंबली थी या जो प्रांतीय असेंबलियाँ थी उनको भंग कर दिया, जो मंत्रिपरिषद थी उसकी कामकाज के लिए उन्होंने एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसकी निगरानी में बना दिया, गठन कर दिया। और उसके ज़्यादातर अधिकारी कौन थे, रिटायर्ड मिलिट्री के अधिकारी थे, मिलिट्री ऑफिसर थे, जिसके अधिकारी ज़्यादातर ये हो गए। इस कानून के पास हो जाने के बाद में राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए इलेक्शन करवाए गए। ठीक है, इस प्रकार से पाकिस्तान में क्या हुआ, चुनाव हो गए। अब देखो पीछे बात हुई थी भी चुनाव हो गए तो वो लोग डेमोक्रेटिक होगी। अब चुनाव तो पाकिस्तान में हो गए, लेकिन फिर क्या हुआ, चुनाव होने के बाद में वास्तविक शक्तियाँ क्या उन लोगों के पास में आई, नहीं आई। तो चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन जो सुप्रीम पावर थी वो सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास में ही रही। तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि लोगों ने चुना उन अधिकारियों को, जनता के प्रतिनिधि चुन करके आए, उनको कुछ अधिकार मिले, लेकिन सुप्रीम पावर किसके पास रही, मिलिट्री के जो ऑफिसर थे उनके पास में या जनरल परवेज मुशर्रफ के पास में। ठीक है, जिनको जनता ने नहीं इलेक्टेड किया था। क्लियरली देयर आर मेनी रीजन वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। ठीक है, ये बात आ गई ना। इससे स्पष्ट हुए जनरल परवेज मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अपने पास में अनेक कारण हैं, बहुत सारे रीजन है जिनके कारण उसको अपने डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज, कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान। लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर चर्चा करते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया? जो रूलर है पाकिस्तान का उसका चुनाव किसने किया? पाकिस्तान की जनता ने किया। नो क्वाइट, नॉट क्वाइट, पीपल मे हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबली, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट रियली द रूलर्स। अब देखो भी लोग हैं
हम ऐसा कह सकते हैं कि लोगों ने राष्ट्रीय नेशनल असेंबली है और जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो दूसरी प्रांतीय असेंबली है, उनके लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन जो जिनका प्रतिनिधित्व चुनाव किया वो वास्तविक शासक नहीं थे, वे अंतिम फैसला नहीं ले सकते थे। ठीक है, क्योंकि वो वास्तव में अंतिम फैसला नहीं ले सकते, कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, अंतिम फैसला नहीं ले सकते। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्ट्स विद आर्मी ऑफिशियल्स एंड विद जनरल प्रवेश भूषण। जो फाइनल डिसीजन लेने का पावर थी वो किसके पास थी? आर्मी के ऑफिशियल्स के पास में, आर्मी के अधिकारियों के पास में और जनरल प्रवेश मुशर्रफ के पास में। एंड नन ऑफ देम आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो कि जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ठीक है, दिस हैपन्स इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज। इसी प्रकार से यही सब कुछ होता है तानाशाही और राजशाही। जो डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही होती है, मोनार्की क्या होती है? राजशाही, जहाँ पर राजाओं का शासन चलता है, उस व्यवस्थाओं में भी ऐसा ही होता है। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्शन पार्लियामेंट, इलेक्टेड पार्लियामेंटेड एंड गवर्नमेंट, बट द रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। इन द previous chapter we read about the rule of the USSR and communist Poland and that of the US in contemporary Iraq। अब देखो, औपचारिक रूप से चुनी हुई कुछ सरकारें, ठीक है, उनमें संसद और सरकार तो होती है, लेकिन असली सत्ता लोगों के हाथों में नहीं होती है। रियल जो पावर होती है वो लोगों के हाथों में नहीं होती है। जैसे अपने पिछले चैप्टर में देखा था, कहाँ पर? पोलैंड के अंदर, ठीक है, वहाँ पर कम्युनिस्ट शासन था। इसी प्रकार से USSR यानी सोवियत संघ और उसके समकालीन जो इराक था, अमेरिका की भूमिका के बारे में अपने उसमें पढ़ा था। अब देखो, ऐसे मामलों में हेयर द रियल पावर वाज विद सम एक्सटर्नल पावर एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। अब देखो, असली ताकत तो विदेशी शक्तियों के हाथों में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में। तो ऐसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। ऐसा शासन है वो लोगों का शासन, कॉल्ड पीपल रूल, यानी लोगों का शासन नहीं हो सकता। दिस गिव अस द फर्स्ट फीचर, ये इसका पहली विशेषता है लोकतंत्र की। जो डेमोक्रेसी होती है उसकी पहला फीचर यही है कि इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। देखा, पहली विशेषता क्या आ गई? डेमोक्रेसी के अंदर जो रियल वास्तविक जो शक्ति होती है वो किसके हाथों में होनी चाहिए? डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति है वो लोगों ने जिनको चुना है उनके हाथों में होनी चाहिए वास्तविक पावर। पीछे अपने जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं, चाहे वो पोलैंड का हो, चाहे वो USSR का हो, चाहे वो किसका हो, इराक का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, वहाँ पर लोगों ने चुनाव किया था, लेकिन वास्तविक जो पावर थी वो लोगों द्वारा चुने गए जो रूलर थे उनके हाथों में नहीं थी। तो इसका पहला फीचर निकल कर यही आता है कि जो डेमोक्रेसी के अंदर जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो लोगों द्वारा इलेक्टेड पीपल होते हैं, लोगों द्वारा इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेड होते हैं उनके हाथों में रियल पावर होनी चाहिए। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अब दूसरी लोकतंत्र का जो दूसरा फीचर है वो क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। यानी चुनाव है वो स्वतंत्र होने चाहिए, पूरी तरह फ्री और फेयर होने चाहिए। फ्री यानी स्वतंत्र, फेयर निष्पक्ष, किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। इन चाइना, अब इसमें एग्जांपल देखते हैं, चाइना के अंदर क्या होता है? इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर फॉर इलेक्टिंग द कंट्री पार्लियामेंट। अब देखो, चाइना में प्रत्येक 5 साल के बाद में रेगुलर में 5 साल के बाद में इलेक्शन होते हैं कंट्री की पार्लियामेंट के लिए। कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? इनकी जो पार्लियामेंट है इसको बोलते हैं रेमिंग दायोयो दुहाई।
इसको बोलते हैं क्वांगनो रहमीन द्वावियो दुहाई, नेशनल पीपल कांग्रेस, नेशनल पीपल कांग्रेस। ये याद रखना, राष्ट्रीय जनसंसद इसका, इनकी जो पार्लियामेंट है उसका नेम है। द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। अब देखो, इस संसद को देश का राष्ट्रपति चुनने का अधिकार है। जो नेशनल पीपल कांग्रेस है ना, ये इनके पार्लियामेंट है, उसको अपने देश का प्रेसिडेंट चुनने का अधिकार दिया गया है। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। अब देखो, ये इसमें पूरे चीन से करीब 3000 मेंबर चुन करके आते हैं, ठीक है। सम मेंबर आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, इसमें से कुछ मेंबर है उनको चुनती है आर्मी। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन ए कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। कुछ सदस्यों की चुनाव सेना करती है। चुनाव लड़ने से पहले, चुनाव जो होते हैं उनसे पहले जो भी उम्मीदवार है, जितने भी उम्मीदवार है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको चीनी कम्युनिस्ट जो पार्टी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, उससे अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है, उसकी परमिशन लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखो, ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू इट वर अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन हेल्ड इन 2002 एंड 3। अभी 2002 और 2003 में जो चुनाव हुए, सिर्फ उनमें सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध, उससे जो जुड़ी हुई पार्टियां हैं कम्युनिस्ट पार्टी से, छोटी पार्टियों सदस्यों को चुनाव लड़ने की अनुमति मिली थी। सरकार वहाँ पर इलेक्शन, द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ पर सरकार जो बनती है हमेशा ही कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। अब देखो, पहली इसमें जो पूछा गया ना, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अब देखो, इसमें इलेक्टोरल कंपटीशन तो हो रहा है, लेकिन वो फ्री और फेयर है क्या? किसी भी एंगल से वो फ्री और फेयर नहीं लग रहा है। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 में आज़ाद होने के बाद में मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। मैक्सिको है वो 1930 में क्या हुआ, आज़ादी मिली, उसको फ्रीडम मिली, वहाँ पर हर 6 वर्ष के बाद राष्ट्रपति के चुनाव करवाए जाते हैं। प्रेसिडेंट के चुनाव कितने समय बाद होते हैं? प्रत्येक 6 वर्ष के बाद में। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटर रूल। ये कंट्री है, कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई है इस कंट्री में। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वोन बाय ए पार्टी कॉल्ड PRI। लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ये पार्टी का नाम है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, नाम की पार्टी को ही हमेशा ही क्या हुआ है, जीत मिली है। ओपोजिशन पार्टी डिड नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन। विपक्षी दल वो चुनाव में हिस्सा लेते थे, लेकिन ओपोजिशन पार्टी डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। पार्टी, ओपोजिशन पार्टी वो इलेक्शन में तो हिस्सा लेते थे, चुनाव लड़ते थे, लेकिन वो कभी भी जीत नहीं पाई। द PRI वाज नाउ टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। अब जो PRI है वो चुनाव जीतने के लिए कुछ हथकंडे अपना कर अपनी हार को जीत में बदल देते हैं, डर्टी ट्रिक्स अपनाते हैं वो। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग। अब देखो यहाँ पर क्या है, सरकारी दफ्तर जो भी है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वहाँ पर लोगों को पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य है। जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनको पार्टी की मीटिंग वो अटेंड करनी ज़रूरी है। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके टीचर है यू टू फोर्स पेरेंट टू वोट फॉर द PRI। उन टीचर्स को, पेरेंट्स को फोर्स करना पड़ता है कि वो PRI को वोट करें। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसिज्म देम। अब देखो इसमें क्या होता है, जो यहाँ का मीडिया है वह भी ओपोजिशन दलों की आलोचना करने के अलावा क्या करेगा, वो जो ओपोजिशन पार्टी है उसकी आलोचना करेगा और उनके इसके अलावा उनकी गतिविधियों की नजरअंदाज करती है। Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute।
जब पोलिंग चल रही होती है उस समय कुछ बार ये होता है कि अंतिम टाइम पे जो पोलिंग प्लेस होता है उसको शिफ्ट करते हैं, पोलिंग बूथ को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं, विच मेड इज़ डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट। इससे क्या होता है, लोग अपना वोट है वो भुगतान नहीं पाते हैं, उनको समस्या आती है। द PRI स्पेंड ए लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेनिंग फॉर इट्स कैंडिडेट। और PRI क्या करती है, अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान में काफ़ी पैसा खर्च करती है। अब अपने दो एग्जाम्पल देखिए। शुड वी कंसिडर द इलेक्शन डिस्क्राइब वो एज एग्जाम्पल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर। अब दोनों एग्जाम्पल देखा भी, यहाँ पर लोग हैं वो अपने रूलर्स का इलेक्टिंग कर रहे हैं, उनका चुनाव कर रहे हैं। रीडिंग दीज एग्जाम्पल वी गेट ए सेंस दैट वी कैन नॉट देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स हेयर। इन चाइना द इलेक्शन डू नॉट ऑफर्स द पीपल एनी सीरियस चॉइस, दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूवल बाई इट कैन वी कॉल दिस ए चॉइस। अब देखो जो एग्जाम्पल देखे अपने, इनको पढ़ने के बाद में अपने को यही समझ आया है कि यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं। जैसे चाइना है, वहाँ चुनाव होते हैं, लोगों के सामने कोई वास्तविक विकल्प ही नहीं मिलता है, कोई विकल्प होता ही नहीं है, उनके पास चॉइस ही नहीं होती है, क्योंकि जो भी पार्टी चुनाव लड़ेगी उसको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, यानी सरकार बनेगी वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की बनेगी हमेशा ही, तो लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचता है। इसके अलावा लोगों को जो रूलर पार्टी है या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवार हैं उनको एक वोट देना होता है। इसमें अपने मनपसंद चुनाव कह सकते हैं, नहीं कह सकते। इसी प्रकार से देखो मैक्सिकन, इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल पीपल सीम टू रियली हैव ए चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस, देयर वाज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड इवन इफ पीपल वेयर अगेंस्ट इट, दीज आर नॉट फेयर इलेक्शन। अब यहाँ क्या हो रहा है मैक्सिको के मामले में, यहाँ पर अपने को विकल्प तो मिल रहा है, लेकिन विकल्प होते हुए भी वहाँ के जो लोग हैं उनके पास दूसरा विकल्प नहीं था। क्यों? किसी भी तरह का वहाँ शासक है, दल को पराजित नहीं किया जा सकता था। PRI की सरकार बन रही है, लोगों के चाहने पर भी नहीं, वहाँ हुए चुनाव बिल्कुल क्या थे, फेयर इलेक्शन नहीं थे, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट मशीनरी थी उसका यूज़ कर रहे थे अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में, ठीक है ना, चुनाव प्रचार में जो सरकारी तंत्र उसका यूज़ कर रहे थे, जिसके कारण ओपोजिशन पार्टी है उसको कभी भी हरा नहीं पाती थी। वी कैन दस एड ए सेकेंड फीचर टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट sufficient, that the election must offer a real choice between political alternatives, and it should be possible for people to use the choice to remove the exciting ruler if they wish so. So a democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a free chance of losing. We shall find out more about a democratic election chapter 4। चैप्टर 4 में अपने इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। अब देखो इसमें अपने क्या देखा कि जिस प्रकार से उसकी पहली फीचर था डेमोक्रेसी का, उसमें एक दूसरा फीचर्स और आ गया। जो डेमोक्रेसी है उसके लिए इलेक्शन होना ही पर्याप्त नहीं है। चुनाव जो इलेक्शन होता है उसमें एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्प है, उनके बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए भी, वहाँ पर एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, लोगों के पास ऑप्शन मिले, लोगों के पास विकल्प रहना चाहिए कि चाहे तो शासक दल की तो गद्दी उतार दे। जो रूलिंग पार्टी है लोगों के पास ऐसा विकल्प होना चाहिए कि वो रूलिंग पार्टी को गद्दी से उतार दे। इस प्रकार से उसका दूसरा फीचर उभर कर आता है कि डेमोक्रेसी होती है उसमें फ्री और फेयर इलेक्शनों पर इलेक्शन होने चाहिए, ताकि जो रूलिंग पार्टी है जो इस समय पावर में है उसको भी जीत हार के लिए समान अवसर मिले। रूलिंग पार्टी ओपोजिशन पार्टी दोनों को इक्वल ऑप्शन मिलने चाहिए, ठीक है। लोकतांत्रिक चुनाव है, इसके लिए अलग से लेसन है, लेसन नंबर 4 है, उसमें और बारीकी से इसके बारे में अपने बात करेंगे, उस चैप्टर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। डेमोक्रेसी के फीचर्स, 2 फीचर्स अपने पढ़े हैं, ठीक है। पहला क्या था, जो
वास्तविक डिसीजन लेने के अधिकार है वो किसके पास में होना चाहिए, है ना। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर, बड़े जो निर्णय हैं वो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो ही लेने चाहिए, वो ही ले, ठीक है। दूसरा फीचर्स इसका आया था फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो ये 2 फीचर्स आपने आज पढ़ लिए हैं। कल दोबारा इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस